गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा यहाँ पर हो या नहीं हो? गुड मॉर्निंग सर। अपने मोबाइल ऑफ कीजिए। देखिए, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं और मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ कि अभी तक हाउस प्रॉपर्टी में आपने क्या क्या पढ़ा है। सत्यम, आप ही बताओगे कि हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन की जो कवरेज है वो कहाँ से कहाँ तक है? 22 to 27। 22 क्या है, कौन सा सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है? चार्जिंग सेक्शन में कि वो कहाँ पे अप्लाई होगा, मतलब कि कौन सी कंडीशन क्या है? बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो है वो बिल्डिंग होनी चाहिए, अपार्टमेंट टू लैंड, लेकिन लैंड से अगर जुड़ी हुई है तो बिल्डिंग, अगर लैंड से जुड़ी हुई है तो लैंड भी होगा, खाली लैंड नहीं माना जाएगा। अच्छा, और क्या कंडीशन है? और कि वो जो जिस पे लगनी है वो प्रॉपर्टी पे लगना है, उसका ओनर होना चाहिए अपना, और क्या बोलते हैं, ओनर लगाएगा। और इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? ओनर की मीनाक्षी, आप बताइए कि जो फॉर्मेट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का, वो क्या क्या फॉर्मेट है? स्टार्ट कहाँ से होता है, फिर एंड तक सारा का सारा सुना बता दीजिए मुझे। सर जीएवी निकलती है पहले, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है, तो उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है। म्युनिसिपल टैक्स माइनस होने के बाद एनएवी आती है, नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से 30% और डिडक्शन मिलती है। और उसके बाद अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड है, मतलब किसी क्वेश्चन में, Yes. वो निकलती है। इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल है तो फिर वो निकलती है। हाँ, डिडक्शन होती है, मतलब डिडक्शन इनके अलावा भी कोई मिलती है या ये एग्जॉस्टिव डिडक्शन है? एग्जॉस्टिव समझते हो? यानी कि जो फॉर्मेट में बता दी वही हैं, या इनके अलावा भी? अगर कोई खर्चे हो और बाकी हो रहे हैं तो वो तो 30% में होता है। मतलब और खर्चे होते हैं तो वो भी मिलेंगे? अगर अलग से कोई खर्चा हो रहा है तो हाँ, वो मिलेगा। इतनी क्लास सीखने करने के बाद तो फिर ऐसी 30% तो ऐसी सिली मिस्टेक क्यों करते हो? ये थोड़ी थोड़ी अपने आप को वो मत मानो कि बच्चे हैं हम और गलतियां हो जाती हैं। आप सी इंटरमीडिएट सी एस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस कर रहे हो, थोड़ा सीरियस होना सीखिए आप। अगर ऐसे ही सब बच्चे पास हो चुके होते तो जितने भी सी ए फाउंडेशन है के बाद कितने निकलते हैं सी इंटरमीडिएट में, सी एस ई टी के बाद कितने निकलते हैं एग्जीक्यूटिव में? जब रिजल्ट आपके सामने आएगा तो पता लगेगा इस चीज़ को। तो 30% में सारे खर्चे शामिल होते हैं, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के। जो जीएबी निकालते हैं हम लोग, तो जीएबी के लिए अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि लेट आउट है थ्रू आउट द ईयर। एक प्रॉपर्टी ऐसी भी होगी जो लेट आउट है बट वैकेंसी भी है उसमें। एक प्रॉपर्टी ऐसी भी होगी जो लेट आउट है और अनरियलाइज्ड रेंट भी होगा, यानी कि किराएदार ने 1 महीने का 2 महीने का किराया नहीं दिया होगा। एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एक ऐसी भी प्रॉपर्टी जो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट है, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सभी तरह की प्रॉपर्टी का मैंने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना आपको बता दिया था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के 4 फैक्टर हैं। म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंटल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है, ARR है। ठीक है, तो हर तरह की प्रॉपर्टी का पिछली क्लास में 2 प्रॉपर्टी और बच गई थी, तो मैंने उनका भी पिछली क्लास में आपको जीएवी निकालना सिखा दिया था। तो सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन। 23 हाउ टू, आप इधर आ जाइए, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन। सेक्शन 23 इस चीज़ का है। सेक्शन 24 किस चीज़ का है? सेक्शन 24 बताइए जल्दी से किस चीज़ का है? सेक्शन 24 है डिडक्शन अलाउड फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि जब हम नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं, और नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है हमारी? वो निकलती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर लेस करने के बाद। तो ये निकल जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से
दो डिडक्शन मिलती हैं, वो डिडक्शन है सेक्शन 24 में, ठीक है। सेक्शन 24 में एक तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन बोलते हैं इसे, 30% ऑफ NAV। ये एक्सपेंसेस के लिए है कि इनकम कमाने में जो भी हम लोग खर्चे करते हैं, तो ये रैंडमली बेसिस पर उन्होंने 30% दे दिए कि 30% में सारा का सारा खर्चा आप ये मानेंगे। इसके अलावा एक खर्चा और है, वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और करंट ईयर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ड्यू बेसिस पे अलाउड होता है या पेड बेसिस पे अलाउड होता है? आप लोग भी जवाब दीजिए जो ऑनलाइन घर पर बच्चे देख रहे हैं क्लासेस को, तो जल्दी बताइए कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ड्यू बेसिस पे अलाउड होता है या पेड बेसिस पे अलाउड होता है? सर प्री कंस्ट्रक्शन तो ड्यू नहीं, हाँ ड्यू बेसिस पे होता है। नहीं सॉरी प्री कंस्ट्रक्शन बताइए सत्यम, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे अलाउड होता है? ड्यू और पेड दोनों अलाउड होता है। अच्छा जी। नहीं सर, कंस्ट्रक्शन करंट ईयर वाला जो है वो अगर पेड होता है, अगर वो पेड होता, अगर पेड कर देते हैं पहले, बस तुम रहने दो, सर मैं सही बता रहा हूँ। मैं सारे के सारे ऐसे ही हो, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो चाहे आपका करंट ईयर इंटरेस्ट हो, दोनों के दोनों ड्यू बेसिस पे अलाउड होते हैं आपके, मतलब पेड की जरूरत नहीं है। अगर आपने पेड नहीं भी किए तो भी उनकी डिडक्शन मिल जाएगी। पेड कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पेड नहीं भी किए तो ड्यू बेसिस पर उनकी डिडक्शन मिल जाएगी। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें पेड करने की, चाहे वो करंट ईयर है चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है। घर जाके मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होता है, अगर होता तो आपसे भी कई गुना होशियार बच्चे रहते नहीं। जब तक आप कम से कम टैक्सेशन को 8-10 बार रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप वहाँ सोच लीजिए क्या होगा, या किसी भी सब्जेक्ट को, मैं खाली टैक्सेशन की बात नहीं कर रहा, थ्योरी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज़, न्यूमेरिकल में कम इम्पोर्टेंट होती है चीज़, तो थ्योरी को तो आपको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो बाद में जाके जब कई सारे कॉन्सेप्ट आप मिल जाएंगे तो आदमी पजल्ड हो जाता है। एक चीज़ कितनी भी टफ हो, एक कॉन्सेप्ट कितना भी टफ हो, उसमें आदमी पजल्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आसान चीज़ें कई सारी मिल जाएं तो आदमी पजल्ड हो जाता है और हमें यही नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली दिक्कत है कहाँ। कोई चाहे CA है चाहे CS है, इजी सिंपल बहुत है, इजी नहीं है। आप इन दो वर्डों में भी कंफ्यूज होंगे क्योंकि अभी तक दोनों को आप सिनोनिमस के तौर पर देखते होंगे कि उसे सिंपल कह दें इजी कह दें, एक ही बात है। लेकिन सिंपल हैं हर चीज़ें, लेकिन इजी नहीं है। कोई बता सकता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में? मैं बार बार आपको डोज देता रहता हूं, मेरा भी समय खराब होता है, क्लास का भी समय खराब होता है। इजी नहीं है, सिंपल बहुत है। मनीषा पूछ रही है सर एक एग्जाम्पल से बताइए। बिल्कुल बताता हूं। अभी तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन छोड़ा है कि चीजें कोई भी हैं सिंपल होती हैं लेकिन इजी नहीं होती हैं। सिंपल बहुत हैं, इजी नहीं है। देखिए, अगर आपको अपनी सेहत सुधारनी है, क्या करना चाहिए आपको? सुबह सुबह उठ जाना चाहिए, योगा कर लेना चाहिए, जिम चले जाना चाहिए। मुश्किल है क्या? मतलब बहुत रॉकेट साइंस है क्या? क्या कोई व्यक्ति कर नहीं सकता क्या? या कुछ ही इंसान ऊपर से उतारे गए हैं भगवान ने कि योगा तो इन्हीं लोगों के बस की चीज है, जिम तो इन्हीं लोगों के बस की चीज है? कोई ऐसी एक्टिविटी है कि हम कर ही नहीं सकते? सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। रोजाना उठेगा कौन सुबह सुबह? वर्कआउट करेगा कौन? 1-2 दिन का मोटिवेशन रहता है कि हमें करना है, लेकिन उसके बाद हम
आलसी इतने हैं, नालायक इतने हैं सबके सब, ठीक है ना। तो इस वजह से चीजें सिंपल तो हैं, टफ उन्हें कहते हैं जो चीज आप कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप कर ही नहीं सकते हो लेकिन करना चाहते नहीं हैं। आलसीपना इतना भरा पड़ा है कि हम वो चीजें कर तो सकते हैं लेकिन आलस हमारे ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि चीजें सिंपल तो हैं लेकिन इजी नहीं है। जो चीजें आप कर ही नहीं सकते, जो आपके कंट्रोल से ही बाहर है, उन्हें कह सकते हैं कि मुश्किल है, लेकिन चीजें हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, सिंपल है इस वजह से, लेकिन इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो आलस है उसे हम अपने ऊपर हावी होने देना चाहते हैं। चलिए खैर, मेरी तो आदत है डोज देने की। अब हम आगे करते हैं। सेक्शन 24 हो गया था। सेक्शन 25 की अगर बात करें तो सेक्शन 25 पढ़ा दिया था क्या मैंने? जल्दी से बताइए, सेक्शन 25 मैंने पढ़ा दिया था क्या? क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। सेक्शन 25 मैंने पढ़ा दिया था या नहीं पढ़ा दिया था? सभी बच्चे जल्दी से बताइए, जो ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास, जल्दी से मुझे जवाब भेजिए कि पढ़ा दिया था या नहीं पढ़ाया था सेक्शन 25। मनीषा का जवाब आ गया कि यस सर पढ़ा दिया था। कुछ ध्यान है मनीषा कि क्या पढ़ाया था सेक्शन 25 में? मुझे भी बता दीजिए, सेक्शन 25 में क्या पढ़ाया था? अगर फ्रेश लोन लेते हैं, नहीं, ये नहीं पढ़ाया था सेक्शन 25 में। देखिए आपकी स्क्रीन पर सेक्शन 25 दिख रहा होगा इस समय, सेक्शन 25 दिख रहा होगा। सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने लोन लिया है आउटसाइड इंडिया, अगर आपने लोन लिया है, आपको दिख रहा होगा सेक्शन 25। सेक्शन 25 ये कहता है इफ एनएसएससी हैज बोरोड a loan for construction or purchase or repair or renewal of a house property from outside India। समझ आ रही है बात? मैंने पढ़ा दिया था। If NSSC had taken a loan for purchasing of house property या for construction of a house property from outside India, interest on borrowed capital shall be allowed only when, यानी कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तभी अलाउड होगा जो एसएससी लोन ले रहा है, यानी कि जिसकी आप इनकम निकाल रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है, उसके लिए एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या इनकम है? बताइए, जिस एसएससी की आप इनकम निकाल रहे हैं, जो ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का, उसकी इनकम है या एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट जो वो दे रहा है? इतना भारी भरकम क्वेश्चन पूछ लिया क्या कि इसके लिए भी आपको इतना समय लग रहा है? एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इसे इनकम निकालते वक्त ये एक्सपेंडिचर अलाउड होना चाहिए। इनकम तो इसकी रेंट की है, जो रेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसे रेंट में कितना इसे बचेगा, नहीं बचेगा, ज्यादा इनकम है, कम इनकम है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए जो ये इंटरेस्ट दे रहा है इसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। और जिसे इंटरेस्ट जा रहा है उसके लिए एक्सपेंडिचर है या उसके लिए इनकम है? उसके लिए इनकम है। गवर्नमेंट देखिए क्या करती है कि एक आदमी का खर्चा है लेकिन दूसरे आदमी की इनकम है। जिस व्यक्ति का खर्चा है उसकी इनकम कम हो जाती है अगर हम उसे डिडक्शन देते हैं। माना किसी की रिसीट जो है 5 लाख रुपए है साल की और हम कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए का खर्चा भी है, तो इनकम कितनी हुई? अगर हम कहते हैं 5 लाख रुपए की रिसीट है किसी सोर्स से और उस सोर्स से कमाने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए का खर्चा भी करना पड़ गया, तो इनकम कितनी हुई? 3.5 लाख। यानी कि अगर हम किसी खर्चे की डिडक्शन देते हैं तो उतने एक्सपेंडिचर से आपकी इनकम कम हो जाती है, गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलेगा। लेकिन जो आपका एक्सपेंडिचर है वो दूसरे की क्या है? इनकम है, तो उसके ऊपर तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी नहीं लगाएगी? तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपके लिए खर्चा है, आपकी इनकम को कम कर रहा है,
आपके ऊपर कम टैक्स लगेगा, लेकिन जिसे इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए क्या है, वो इनकम है। समझ आ रही है? उसे तो टैक्स देना है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने इंडिया से बाहर से लोन लिया हो, आपने इंडिया से बाहर से लोन लिया हो। जब आपने इंडिया से बाहर से लोन लिया तो आपका तो खर्चा हो गया, आपकी तो इनकम कम कर दी गवर्नमेंट ने, लेकिन उस व्यक्ति से क्या करना है, हमें टैक्स रिकवर करना है। अब इंडिया से बाहर बैठे हुए व्यक्ति से टैक्स रिकवर करना आसान नहीं है। इंडिया से बाहर बैठे हुए व्यक्ति से टैक्स रिकवर करना इजी नहीं है। समझ आ रही है बात? क्यों इजी नहीं है? देखिए, अगर कोई भी कानून बनाए, कानून बनाने से कुछ नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन भी तो होना चाहिए, उसका फॉलो अप भी तो होना चाहिए, एक डर भी तो होना चाहिए कि अगर दूसरे व्यक्ति ने कानून का पालन नहीं किया तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है इंडिया से बाहर बैठे हुए व्यक्ति का, अगर उसने इनकम टैक्स नहीं दिया जो उसे आय हो रही है इंटरेस्ट के इनकम के ऊपर? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका कुछ कर सकती है? बताइए मुझे। अगर कर सकती होती तो ऐसे भीख नहीं मांगनी पड़ती विजय माल्या जो अरबों खरबों रुपए लेके भाग गया। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से जो मेहुल है वो भाग गया, उसे इंडिया में लाने के लिए गवर्नमेंट के पसीने नहीं छूटते। और बहुत सारे लिस्ट है ऐसी जो खाली इनकम की बात नहीं है, वो तो लोगों का पैसा लेके भाग गए, वो तो ज्यादा बड़ा फ्रॉड है। यहां तो क्या है यार, इंटरेस्ट मिल रहा है 2 लाख 4 लाख 5 लाख 50 लाख, उसके ऊपर हमें टैक्स दे दीजिए। तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स रिकवर कर पाएगी? बताइए मुझे। कोई तरीका नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं। एक डर नहीं है बाहर के लोगों में। डर क्यों नहीं है? अरे नहीं दिया तो क्या कर लोगे आप, नहीं दिया तो क्या कर लोगे आप। डर की वजह से ही तो कोई कानून का एग्जीक्यूशन संभव हो पाता है, और जब डर नहीं है तो कानून का जो एग्जीक्यूशन है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इंडिया से बाहर से उधार लेते हैं तो हम आपको डिडक्शन तभी देंगे जब आप टीडीएस काट लेंगे, यानी कि उसके ऊपर जितना टैक्स बैठ रहा है वो आप काट के जमा कीजिए, आपकी ड्यूटी है। और अगर आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि उससे तो मिलना नहीं, तो आपको डिडक्शन नहीं देंगे। आपको डिडक्शन नहीं देंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल ही गया। तो यानी कि अब आप अपना टैक्स बचाने के लिए टीडीएस काटेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन ये कब की बात है? जब इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल पेड आउटसाइड इंडिया, अगर विद इन इंडिया यू आर पेइंग इंटरेस्ट, तो दिस इज नॉट ए प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की डिडक्शन लेने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो इंडिया में बैठे हुए लोग हैं उनसे तो दबाव बना के, प्रेशर बना के, उन्हें जेल भेज के या कुछ और कार्रवाई करके उनकी संपत्ति को जब्त करके टैक्स रिकवर कर ही लेगी। उनके ऊपर तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है। लेकिन इंडिया से बाहर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। इसलिए जो इनकम आप बाहर भेजना चाह रहे हैं उसमें से पहले टीडीएस काटिए, या हमें सेटिस्फाइड करा दीजिए कि उसका कोई बंदा एजेंट है यहां पर, हम उससे रिकवर कर लेंगे। इन दोनों में से एक काम कीजिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो ये जो लाइनें हैं, मतलब जो आप पिछली क्लास तक मैंने काफी क्वेश्चन कराया आपको, कहीं पर भी ये लगा देंगे, आपको लिख देंगे कि आपने ऑस्ट्रेलिया से उधार लिया था और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो जैसे करते हो वैसी ही होनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीडीएस नहीं काटा गया तो आपको डिडक्शन नहीं देनी है। और वर्किंग नोट में लिख के आना है, क्योंकि एक्ट पर सेक्शन 25, अगर आपने मनी बोरो की है इंडिया से बाहर से तो टीडीएस की डिडक्शन तभी, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की डिडक्शन तभी मिलती है जब आप टीडीएस काट लें या उसका कोई एजेंट इंडिया में होना चाहिए। जल्दी से बताइए सभी बच्चे कि समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। अगर आ गया है तो समथप से भेजिए अपने, नहीं आया है तो बताइए कि क्या क्वेरी है। सभी को समझ में आ गया? आप सामने जो बैठे हुए हैं सभी को समझ में आ गया? आपको भी समझ में आ गया? पढ़िए मेरे साथ एक बार। इफ लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर लोन आउटसाइड इंडिया से लिया जा रहा है, इन दैट केस also interest is allowed, but the person making payment of interest should deduct tax at source, or the person receiving interest should have an agent in India. दो चीजें जरूरी हैं कि या तो आपका एजेंट हो
या आपने टीडीएस काटा हो। समझ आ रही है बात? ये लिखा दिया था क्या मैंने, क्योंकि मैं पूरी की पूरी आपको रजिस्टर भी बनवा रहा हूं, लिखवाया था क्या पिछली क्लास में या नहीं लिखवाया था? लिखवाया नहीं था, केवल पढ़ा दिया था। ठीक है ना, तो लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन 25 ये तो सेक्शन की बात हुई। इसमें क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर जो इंटरेस्ट देगा वही डीडीएस काट करके देगा ना पहले से? हाँ, उसकी ड्यूटी बांध दी हमने। उसकी ड्यूटी है। इंटरेस्ट नहीं तो ड्यूटी क्यों निभाएगा वो? नहीं तो उसे टैक्स देना पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं डर तो होना चाहिए ना, तो वो डर बैठा दिया उसके दिमाग में। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नॉट अलाउड इन सर्टेन केसेस। यानी कि जो हेडिंग है इसकी वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नॉट अलाउड इन सर्टेन केसेस। इफ एसएससी had borrowed capital, if SSC had borrowed capital for the purpose of purchase or construction etc. for the purchase construction of house property from if the SSC has borrowed capital, ये पर्पज हो गए फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। यानी कि अगर एसएससी ने मनी परचेज की मतलब मनी जो बोरो की है वो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया की है, देन इंटरेस्ट इज अलाउड only when the following conditions are satisfied. पहली, TDS had been deducted by the SSC. TDS had been deducted by the SSC और या तो TDS डिडक्ट हुआ हो और the person receiving interest had an agent in India. इन दो चीजों में से एक चीज जरूर होनी चाहिए। क्या? या तो टीडीएस डिडक्ट किया गया हो या द पर्सन रिसीविंग इंटरेस्ट हैज एन एजेंट इन इंडिया, या जो पर्सन रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट उसका कोई एजेंट इंडिया में होना चाहिए जिससे हम उसे क्या कर सकें,
पकड़ सकें। गवर्नमेंट को तो अपना इनकम टैक्स चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है ये? सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है ये? कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमारे कितने सेक्शन हो गए? सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 23 में बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको भी सेक्शन सहित याद हो जाएं चीजें, क्योंकि जिससे सेक्शन सहित याद होंगी तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा होती है किसी भी चीज को समझने की, किसी भी चीज को ग्रेस्प करने की। तो सेक्शन 22 इज द चार्जिंग सेक्शन। 23 हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट केसेस। 24 है डिडक्शन फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू एंड 25 है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नॉट अलाउड इन सर्टेन केसेस। ठीक है ना? अब दो ही सेक्शन रह गए हैं, 26 एंड 27। उन्हें कराने से पहले सबसे पहले मुझे बताइए कि जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं पहले उन्हें डिस्कस कर लेता हूं। जल्दी से बताइए, जो बच्चे घर से भी क्लास ले रहे हैं जल्दी से। सब कर लिए इसी का आपने, या कुछ रह गए हैं? बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन निपटा लिए। बाकी बच्चे भी जवाब भेजिए कि सारे क्वेश्चन कर लिए या नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चन नंबर 15 जो स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं, या जो थ्योरी के साथ साथ दिए हुए हैं, जो लास्ट में दिए हुए हैं? लास्ट में ही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से सभी बच्चे निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये 14 आ गया है और ये इसके बाद आ गया है 15। देखिएगा 15 काफी बड़ा क्वेश्चन है, देख के डर लग रहा है ऐसे तो। मिसिज रोहनी रवि ए सिटीजन ऑफ यूएसए। जब भी क्वेश्चन को पढ़ें आप तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। कुछ नहीं पता कि किस शब्द में क्या लीगल एस्पेक्ट छुपा हुआ हो, क्योंकि यहां पर जरा सा भी वर्ड चेंज होता है और कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें। मिसिज रोनी रवि ए सिटीजन ऑफ यूएसए इज ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया। सिटीजन ऑफ यूएसए हैं लेकिन वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिया हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 शी owns a house property at Los Angeles, USA, which is used as her residence। तो उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है लॉस एंजल्स में, यूएसए में है, एक शहर ही है, जो कि वो अपने खुद के रहने के लिए यूज कर रही है। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज $20,000। द वैल्यू ऑफ $1 में बी टेकन एज 75। तो $20,000 अगर उसकी एनुअल वैल्यू हो गई तो इंडियन करेंसी में 20,000 इंटू 75 आई थिंक ये आएगी आपकी 15 लाख आएगी या 1.5 लाख आएगी? 15 लाख। तो 15 लाख रुपए इसकी वैल्यू आ गई।
शी टुक ऑनरशिप एंड पोजेशन ऑफ द फ्लैट इन चेन्नई ऑन 1 जुलाई 20। उसने एक फ्लैट ओ चेन्नई में खरीदा, क्योंकि 1 जुलाई 2020 है तो इसका मतलब खरीदा ना इसने इस बार। विच इज यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन वाइल सी इज इन इंडिया। वो प्रॉपर्टी भी वो क्या करती है, सेल्फ ऑक्यूपेशन में यूज करती है जब वो इंडिया में आती है। द फ्लैट वॉज यूज बाई हर फॉर 7 मंथ ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। जो फ्लैट यूज किया गया 7 महीने यूज किया गया। अगर हम प्रीवियस ईयर 2020-21 की बात करें, म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 3,84,000, ये पूरे साल का म्युनिसिपल वैल्यूएशन हो गया। फेयर रेंटल 4,20,000 पर एनम, ये भी पूरे साल का हो गया। सी पेड द फॉलोइंग टू द कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई, यानी कि जो कॉर्पोरेशन होगा, नगर निगम होगा वहां का चेन्नई का, तो उसने ये टैक्स पेमेंट की, प्रॉपर्टी टैक्स और सीवरेज टैक्स। ठीक है, ये क्या है, इनकी डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले तो ये बताइए, जल्दी से बताइए, इनकी डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या चीजें हैं? सभी बच्चे जवाब भेजिए, क्या चीजें हैं? तो जवाब आया म्युनिसिपल टैक्स। बहुत बढ़िया मनीषा, म्युनिसिपल टैक्स ही है। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब होता है जो म्युनिसिपल अथॉरिटी लगाती हैं, ठीक है ना। म्युनिसिपल टैक्स बेसिकली एक म्युनिसिपल अथॉरिटी जो भी टैक्स लगाती हैं वो म्युनिसिपल टैक्स आता है। सीवरेज टैक्स है यानी कि सफाई का, ठीक है ना। प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है। वास्तव में कोई चीज म्युनिसिपल टैक्सेस के नाम से प्रैक्टिकली नहीं है। आप कहें कि घर में म्युनिसिपल टैक्स आ गया, घर में हाउस टैक्स आता है, लेकिन क्योंकि वो म्युनिसिपल अथॉरिटी लगाती हैं तो इसलिए हम उसे क्या कह देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स का नाम दे देते हैं। जैसे आपने कई बार अकाउंट में सुना होगा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी क्या होता है, ये तो डिपेंड करता है कि कोई व्यापारी किन चीजों को, जो भी उसके छोटे मोटे खर्चे हैं जिनके लिए वो अलग से छोटे छोटे अकाउंट नहीं खोलना चाहता तो उन्हें जनरल एक्सपेंसेस कह देता है। माना किसी व्यापारी के पूरे साल में 15 लाख खर्चा होता है, 15 लाख में से पेट्रोल वगैरह का खर्चा होता है 1500 रुपए, ठीक है ना। इसी तरीके से कई बार कार्टेज हो गया, कहीं आना जाना पड़ गया लोगों को, वो भी 2-3 हजार रुपए का खर्चा होता है। तो क्या वो पेट्रोल एक्सपेंस के नाम से एक अलग हेडिंग बनाए, क्या वो कार्टेज के नाम से एक अलग हेडिंग बनाए? नहीं बना सकता। तो ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं किसी भी संस्था में, उन्हें हम जनरल एक्सपेंसेस कह देते हैं। लेकिन एक जगह पेट्रोल एक्सपेंसेस को हो सकता है जनरल एक्सपेंसेस में रखा जाए, और एक जगह हो सकता है पेट्रोल का जो खर्चा हो वो बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू टोटल एक्सपेंसेस, तो वहां पे पेट्रोल एक्सपेंसेस के नाम से ही एक अलग से हेडिंग बनाई जाएगी। तो इसी तरीके से म्युनिसिपल टैक्स से नाम से कोई टैक्स नहीं होता, नाम तो अलग अलग होते हैं, सीवरेज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेशन लगाता है, वो अथॉरिटी लगाती है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस। इसका मतलब है जो प्रॉपर्टी टैक्स और सीवरेज टैक्स के नाम से यहां पर दिया हुआ है, दीज आर कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्सेस। अब ये कह रहे हैं पेड हो गया तो डिडक्शन भी मिलेगी। चलिए, सी हैड टेकन ए लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन जून 2018। उसने एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन भी ले रखा है 2018 में, फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एज अंडर। बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड जरूर चाहिए बच्चे का इसमें, कि इन इंफॉर्मेशन जो दी हुई हैं उनसे वो अपने तरह का मतलब निकाल सके। बहुत अच्छी कलाकारी इस क्वेश्चन में है। तो ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जून 2018 में लोन लिया था फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एज अंडर पीरियड प्रायर टू 1 अप्रैल 2020, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से पहले का जो पीरियड है उसका जो इंटरेस्ट है वो 49,200 है। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक का जो इंटरेस्ट है वो है 50,800, और 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो इंटरेस्ट है वो है 1,31,300। जल्दी से बताइए कि ये क्या चीज शो कर रहा है, क्या चीज शो कर रहा है, ये क्या चीज ये शो कर रहा है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना होगा, करंट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा? दिमाग लगाइए अपना। ऐसा नहीं है कि आपको प्लेट में हलवा रखा हुआ मिल जाएगा, कई बार हलवा बनाना भी पड़ सकता है। आपको इन्होंने घुमा के इंफॉर्मेशन दे दी थोड़ी सी कि प्रायर टू 1 अप्रैल 2020 इतना इंटरेस्ट है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक का इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट है।
इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे रखी है इन्होंने, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपने इतने रुपए का उधार लिया, इस दिन उधार लिया था, इस दिन मकान का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, फिर आप इंटरेस्ट पहले निकालोगे। यहां पर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करके दे रखा है, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि कौन सा प्री कंस्ट्रक्शन है, कौन सा 2021 वाला करंट ईयर है, बाकी प्री कंस्ट्रक्शन 2021 वाला। करंट ईयर। तो कहां से कहां तक 2021 वाला करंट ईयर है? सर ये जो बताइए। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो जवाब आना स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट से, हाँ फर्स्ट अप्रैल तो बताओ ना फिर मुझे क्या है क्या नहीं है। जो 50,000 से दे रखा है ना, ये सर ये जो दोनों लास्ट वाले दे रखे हैं, लास्ट वाले जो दोनों दे रखे हैं ये क्या है? करंट करंट ईयर। और जो पहले वाला दे रखा है प्रायर टू 1 अप्रैल 2020 वो क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी सत्यम? तरीका बता दो, कैलकुलेटर तो मैं कर लूंगा कि सर इतने अमाउंट की ऐसा होगा, इतने अमाउंट का ऐसा होगा, मुझे तो बता दो। मुझे तो तरीका बता दीजिए बस। बहुत अच्छे ऋषिका। जवाब बिल्कुल सही है आपका। तुम्हें भी बता दूं? अच्छा आ जाओ, यहीं पे आ जाओ फिर तो। नहीं अरे यहाँ आ जाओ ना यार, यार बदतमीजी की मैं कई बार देखता हूं, तुम्हें बदतमीजी की हद होती है। जब सीरियसली पढ़ाई करा करो, पढ़ाई ऐसे होती मुझे बता दो आंसर। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पेपर में एग्जाम देने जाओगे उनसे ये कहोगे कि आंसर भी मेरे सामने रख दो। समझ रहे हैं ना अभी तो पूछना है। 3-4 दिन से लगातार इंटरेस्ट चल रहा है, इंटरेस्ट चल रहा है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है बताओ मुझे। जो उससे पहले लगा हो, करंट ईयर से पहले जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उससे पहले जो लोन लगा हो वो तो कैसे डेट से मिलती है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन के लिए क्या रूल है? कैसे समझ में आएगी अगर कोई चीज याद नहीं है? क्या रूल है इसी का? प्री कंस्ट्रक्शन का जब खत्म हो जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आप, वो 5 इयर्स में डिवाइड करते हैं बस। अरे 49,205 ये होना है, और जो 50,800 है प्लस 1,31,300 है, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि करंट ईयर का जितना भी इंटरेस्ट होता है वो एक ही साथ अलाउड हो जाता है, और जो प्री कंस्ट्रक्शन होता है वो एक साथ अलाउड नहीं होता है, उसे 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ किया जाता है। अलग से पढ़ाया था मैंने, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तुम्हें घर जाके पढ़ाया था, हो सकता है कुछ कान में बताया हो। गलती लास्ट में आ जाएगी थी, सर हमें तो समझ में नहीं आया। घर पे जाके पढ़ोगे नहीं। हाँ ये काम जरूर है कि दूसरों को गाली दे दो। अल्टीमेटली भविष्य किसका बर्बाद हो रहा है? पापा जी के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, भविष्य अपना बर्बाद हो रहा है। अरे मैं कई बार बता चुका हूं, तो सिंपल सिंपल सी चीजें चल रही हैं, जब ये इकट्ठी होना स्टार्ट होंगी तब क्या होगा? अपने आप से पूछना चाहिए कि घर जाके हम कितना पढ़ते हैं। मेरे लिए तो बड़ा आसान है, पैसे आ ही चुके हैं और भी आ जाएंगे, आपका मीठा बनता रहूं। मीठा बन के दूसरा आदमी को चोट पहुंचाना बहुत आसान है।
लेकिन थोड़ा सा ड्यूटी समझता हूं कि भाई पैसे दिए हैं तो कुछ भला हो जाए किसी का। इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि 50,800 प्लस 1,31,300 है। ये क्योंकि करंट ईयर को बिलोंग करते हैं तो इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल के रूप में अलाउड होगा। और जो 49,800 हैं वो 1/5 अलाउड होगा क्योंकि वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को बिलोंग करता है। वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को बिलोंग करता है। इंफॉर्मेशन जो भी दी गई हैं, एक अच्छा जो पेपर सेट करता है वो ये चीज देखता है कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना देके थोड़ा सा घुमा के इंफॉर्मेशन दी जाए और बच्चों को थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते आपको क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ है तो आपने रट लिया और आपको पता है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, करंट ईयर क्या है, कैसे क्या होना है। यहां पे थोड़ा सा मतलब बल्कि सिंपल है देखा जाए चीजें। यहां तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखा है, बस आपको ये तो देखना है कि कितना प्री कंस्ट्रक्शन को बिलोंग करता है, कितना करंट ईयर को है। तो जो इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की डेट से मिलेगी 49,200 डिवाइड बाय 5, जो आपका 50,800 है प्लस 1,31,300 है, इन दोनों को टोटल मार के आपको डिडक्शन मिलेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सी हैड ए हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर विच वाज सोल्ड इन मार्च 2017। जो ये इंफॉर्मेशन है ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है तो इसे मैं अभी छोड़ता हूं। ये इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है इसलिए मैं इसको अभी छोड़ता हूं। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस रोहिणी रवि फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ये जो लास्ट की 3 लाइनें हैं जिस पर मैंने सर्किल किया है इसे छोड़ दीजिए अभी। ये आज ही मैं कोशिश करूंगा कि आज ही पढ़ा दूं आपको मैं, लेकिन इसे फिलहाल छोड़ दीजिए। ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी प्रॉपर्टी है, एक तरह से दोबारा से मैं बात कर रहा हूं, ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी प्रॉपर्टी है, ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी प्रॉपर्टी है, जल्दी से बताइए। ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी प्रॉपर्टी की दी हुई है? एक तो भाई कहां पर है, यूएसए में, लॉस एंजल्स में, और एक चेन्नई के अंदर है। ये बात समझ में आ रही है? एक तो है लॉस एंजल्स में और एक चेन्नई में है। मैं ऐसे ही चेक करना चाह रहा हूं क्योंकि अभी हमें काफी आगे जाना है। इसका कोई यूज है? इस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट का, सिटीजन है यूएसए की, क्या इसका कोई यूज है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट का? क्योंकि मैंने कहा है कि एक एक शब्द का अपने आप में यूज होता है। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता तो शायद जिस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे अभी उस तरीके से ना करके कुछ और तरीका अपनाना पड़ता। क्योंकि हमारी एक जो आदत बनी हुई है, गंदी आदत बनी हुई है, क्योंकि लोग पहली बार आप ढंग से पढ़ोगे कि हम लोग जहां जहां अमाउंट होती है बस उन्हें ध्यान रखते हैं, बस इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन सब बेकार है हमारे लिए। जबकि इनकम टैक्स में किसी भी लॉ में शुरुआत से लेकर बिल्कुल लास्ट तक का जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाब आ गया ऑनलाइन वाले बच्चों का। बस ये है, पता चलेगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। मनीषा कह रही है यस सर इनकम टैक्सेबल होगी, ये का यस सर इट इज इंपॉर्टेंट। तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार मैं अपने शब्दों में भी समझा दूं आपको। देखिए जो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि आपको इनकम निकालनी है तो कैसे निकालनी है। समझिएगा बात को। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको ये बताएगा कि अगर इनकम निकालनी है तो निकालनी कैसे है, लेकिन वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी ये बताता है आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर। और रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर कहता है एक क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, एक प्रॉपर्टी इसकी इंडिया से बाहर है। अगर ये रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती तो जो बाहर की प्रॉपर्टी है उसकी इनकम टैक्सेबल होती ही नहीं। जब वो टैक्सेबल होती ही नहीं तो हम निकालते ही नहीं। अगर यहां लिख दिया जाता कि नॉन रेजिडेंट है तो लॉस एंजल्स की जो इसकी प्रॉपर्टी है उसकी कोई कैलकुलेशन मैं यहां नहीं करता,
क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो उसकी जो इंडियन इनकम है वही तो टैक्सेबल होगी। इंडियन इनकम कौन सी होती है? जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, या एक्रू एंड अराइज इन इंडिया है, या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, या डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया है, वो इंडियन इनकम है। अब क्योंकि लॉस एंजल्स में प्रॉपर्टी है, कुछ ये नहीं दे रखा कि वो रिसीव कहां से होता है, क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो नॉन रेजिडेंट के हाथ में बाहर की इनकम है ये टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो ये इनकम भी चार्जेबल होगी। इस वजह से ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। ये इस बात समझ में आ रही है? हर वर्ड एक अपनी इंपॉर्टेंस लिए हुए है। अब बहुत माइंड को खुले तौर से आपको पढ़ना है। पुरानी जो चीजें हैं वो याद होनी चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए। अगर टिप्स पर नहीं है, नहीं समझ में आएगा, कितने भी कोशिश कर लीजिएगा, कितने भी झक मार लीजिएगा, अगर पुरानी चीजें याद नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अरे कैसे समझ में आ जाएगा? आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कुछ की आप साथ के साथ याद करें, सभी की जिम्मेदारी बनती है। सारे का सारा चीज लिंक्ड है यहां पर आपकी। अब पता कैसे लगेगा आपको? एक टीचिंग का तरीका ये भी हो सकता है, मैं बस पढ़ाई जा रहा हूं और आपसे कुछ ना पूछो, अरे मजा आ गया था, एक एक चीज समझ में आ गई। बेवकूफ बन रहे हो आप। आपने कभी सोचा ही नहीं कि समझ में आ रही, मैं एक एक कुंजी बनवा रहा हूं आपको बस, तो आपको लग रहा है समझ में आ गई है। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तभी तो पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। अगर मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछता आपसे, एक एक चीज बस करवाई जा रहा हूं, तो कैसे पता लगेगा आपको? और कैसे मुझे पता लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं घर पर या नहीं कर रहे हैं? तो बात समझ में आ गई ये चीज। रेजिडेंट और ऑर्डिनरली रेजिडेंट का यूज है, समझ आ गई। अगर इसकी जगह कुछ और वर्ड होता तो आंसर चेंज होता। अब हमें इस प्रॉपर्टी को भी चार्जेबल करना है, इस प्रॉपर्टी को भी चार्जेबल करना है। ये क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इसकी नेट एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी? ये क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सी ऑन से आउट प्रॉपर्टी एट लॉस एंजल्स यूएसए विच इज यूज्ड एज हर रेजिडेंट। एनुअल वैल्यू ये एक्चुअल रेंट नहीं है, ये एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू मतलब जैसे म्यूनिसिपल वैल्यू रही होगी, फेयर रेंटल वैल्यू रहा होगा, स्टैंडर्ड रेंट होगा, उसे कैलकुलेट करके दे दी उन्होंने। एनएवी क्या होगी? इसकी निल होगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इसके अंदर है नहीं, उसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि डिडक्शन मिलने के बाद हो सकता था माइनस में आ जाती, यानी कि इसकी तो आएगी निल। कर तो लोगे ही आप, ऊपर हेडिंग डालोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। आंसर भी दिया हुआ है इसका तो फुल, ठीक है। तो दो हाउस प्रॉपर्टी बनाओगे, हाउस प्रॉपर्टी 1 एट लॉस एंजल्स, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 एट चेन्नई। तो जो लॉस एंजल्स की है उसकी तो नील आ गई। अब मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? 20,000 बस ऐसे ही दे रखे हैं, ये मतलब डॉलर जो दे रखे हैं ऐसे ही नहीं दे रखे, आप कंफ्यूज हो जाओ अच्छा, इसलिए दे रखे हैं। हर चीज का यूज नहीं करना होता, बचना भी होता है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता तो जिन्हें कुछ भी नहीं पता शायद उनका भी ठीक हो जाता, लेकिन अगर कुछ दे रखा है तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको छोड़नी है, वो वही बच्चा कर सकता है जिसे कुछ पता होगा। इस वजह से दे रखा है। अगर मेरा उद्देश्य आपको कंफ्यूज करने का है तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा आपकी नॉलेज को। अब जो सेकंड वाला है, सी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ द फ्लैट इन चेन्नई ऑन 1 जुलाई 20 विच इज यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन व्हाइल सी इज इन इंडिया। द फ्लैट वाज यूज्ड फॉर 7 मंथ ओनली। अब बताइए कि 1 जुलाई 2020 को खरीदा है इसने, कितने महीने हो गए प्रीवियस में, जितने महीने के लिए ओनर है 9 महीने हो गए, लेकिन ये क्या कर रहा है 7 महीने के लिए यूज कर रहा है, यानी कि 2 महीने क्या हुआ होगा, किराए पर होगा या कुछ और होगा, देखना पड़ेगा, या खाली रहा होगा, जो भी कुछ रहा होगा। 7 मंथ ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 384 है, फेयर रेंटल है 4,20,000 पर एनम। सी पेड द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई। तो अगर इसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो ये मतलब अगर जीए भी निकाली जाएगी तो ये भी क्या होंगे,
लेस होंगे। समझ में आ रही है बात? यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब देखिएगा आंसर, सिंस द एसएससी इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, हर ग्लोबल इनकम वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। ये लिख के आना है, ये इंपॉर्टेंट था कि ऑर्डिनरली है तो क्या होगा। अब क्योंकि ऑर्डिनरली है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होंगे, जो इंडिया से बाहर की है वो भी, जो इंडिया की है वो भी। वो एक अलग बात है कि बाई चांस क्वेश्चन में दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए नील आ जाना है, लेकिन पहले वाले में तो पूरा नील आएगा। दूसरे वाले में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की डिडक्शन भी मिलेगी। इनकम अर्न इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया विल फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। सी possesses a self occupied house at Los Angeles as well as Chennai. C can take the benefit of nil annual value in respect of both the house property, क्योंकि इंडिविजुअल को दो हाउस प्रॉपर्टी के रूप में सेल्फ ऑक्यूपाइड का ऑप्शन अवेलेबल है। एज रिगार्ड द बेंगलोर हाउस, ये अभी छोड़ दीजिए, ये बेंगलोर हाउस वाला तो जो उसने बेच दिया, ठीक है ना, इसे भी अभी मैंने क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया आपको फिलहाल। अकॉर्डिंगली द, पहले आपको पूरी थ्योरी करनी है, लिखनी है, अपना कॉन्सेप्ट समझाना है। अकॉर्डिंगली द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस रोनी रवि असेसमेंट ईयर 21-22 विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अब आप देखिएगा लॉस एंजल्स, मैंने यहां पर एक के नीचे एक हो रहा है, एक के नीचे एक हो रहा है, एक वो भी तरीका है, और एक दूसरा आप क्या कर सकते हो, दोनों कॉलम भी बना सकते हो। तो यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड की लॉस एंजल्स की जो वैल्यू है, एनुअल वैल्यू नील है, डिडक्शन कुछ मिलने की नहीं, इनकम चार्जेबल कितनी आ रहेगी नील। चेन्नई की एनुअल वैल्यू क्या होगी, नील होगी, ठीक है ना। लेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 केवल एक होगा। 191,940 कहां से आया, 49,200 का डिवाइड बाय 5, और देखिए कितना आता है 9,840, तो एक आ गया 9,840, और दोनों का टोटल मारिए 50,800 प्लस 1,31,300, 1,82,100। अब आप दोनों को टोटल मारिए 1,91,940। बात समझ में आ गई ये चीज आपके, 1,91,940 कैसे आया, ठीक है ना। एक चीज जरूर इसमें मैं सही करवाना चाहूंगा, बाकी कैलकुलेशन तो ठीक है। ये जो सेकंड है ना, डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एट चेन्नई, ये डीम्ड लेट आउट नहीं है, ये भी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एट चेन्नई है। हेडिंग गलत आ गई है, बाकी कॉन्सेप्ट ठीक है। सर ऊपर जो म्युनिसिपल टैक्सेस वाले वो जो दो वो दे रखे हैं, तो अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होती और हमको टैक्सेस तो वो घटाना पड़ता, तो हम वो वहीं से करते ना, जीएवी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने तो इस क्वेश्चन के सहारे और भी चीजें बता दी। एक तो ये होता है कि खाली मैं इस क्वेश्चन को कराऊं, इस क्वेश्चन में अगर ये चेंज होता तो क्या होता, ये चेंज होता तो क्या होता, माइंड तो तभी डेवलप होगा ना। समझ आ गई बात आपके। जो सिवरेज टैक्स हैं, जो कॉर्पोरेशन टैक्सेज हैं, अगर जीएबी निकलती तो माइनस हो जाते, जीएबी निकली ही नहीं है क्योंकि दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो इस वजह से वो माइनस नहीं हुए। जल्दी से बताइए कि सबको समझ में आ गया नहीं आ गया। बेंगलोर वाली प्रॉपर्टी को भी छोड़ दीजिए, बेंगलोर वाली प्रॉपर्टी को भी छोड़ दीजिए, बस 1 मिनट के अंदर ही मैं वो करा रहा हूं। बेंगलोर वाली प्रॉपर्टी भी नोट्स देखिएगा सामने क्या है नोट्स, हमें पीछे चलना पड़ेगा, ये नोट्स ही खुले हुए हैं, और जहां सेक्शन 25 हमने करा था तो एक और सेक्शन है उसके अंदर, देखिएगा देखिएगा, ये एक सेक्शन है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट।
अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? कोई टेनेंट या तो आपका पैसा लेके भाग जाए या फिर टेनेंट अगर आपका पैसा लेके भाग जाए तो उसे हम कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट जिस साल आपका टेनेंट लेके भगेगा उस साल का ट्रीटमेंट आपको पता है, माइंड को ओपन रखिए। जिस साल आपका टेनेंट लेके पैसा भगा है, हर साल एक प्रीवियस ईयर है, हर साल की हम इनकम निकालते हैं, ठीक है। तो जिस साल आपका टेनेंट पैसा लेके भगा है उस साल इनकम निकालते वक्त, ARR निकालते वक्त हम उसे क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि टेनेंट बेचारा बेईमान ना हो, मजबूरी हो, उसे पता है कि मैं मजबूरी बताऊंगा मकान मालिक को तो वो मजबूरी नहीं समझेगा मेरी, इस वजह से मुंह छुपा के भाग गया। और आपको लग रहा है कि बेईमानी करके भाग गया। मजबूरी हो सकती है कि वास्तव में उसने काफी कोशिश करी, पैसा इंतजाम नहीं हो रहा, नीयत उसकी खराब नहीं है, वो आपसे ये कहने आना चाहता था कि मुझे कुछ सालों का समय चाहिएगा, मेरे पास अभी नहीं है, मैं फिलहाल मकान खाली कर ही रहा हूं आपका कि आपका किराया और ना चढ़े, लेकिन जब भी मेरे पास इंतजाम होगा तो मैं आपको किराया दे दूंगा। ऐसा भी पॉसिबल था नहीं था, लेकिन उसे पता है मैं कहूंगा नहीं समझेगा मकान मालिक, बेइज्जती करेगा, सामान को रोक सकता है, तो वो मुंह छुपा के भाग गया। इस चीज को 2 साल 3 साल हो गए, आप भी भूल चुके हो, उस समय तो बड़ा गुस्सा आया आपको, अब आप भूल चुके हो। लेकिन अब जो किराएदार है वो अचानक आपके पास आता है, नमस्ते करता है और कहता है कि पहचाना आपने? जिसका पैसा कोई आदमी लेके भाग गया हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना पहचान में आए। वो पहचान लिया। अब वो आपके सामने किराया रखता है कि जी 3 साल पहले आपको ध्यान होगा, आपका 2 महीने का किराया था, वो लेके भाग गया था मैं, ये आपका किराया है, उस समय मेरे पास इंतजाम नहीं था। तो अब आपको उसकी नीयत का जो संदेह था वो खत्म हो गया होगा कि वास्तव में मजबूरी है, जो आदमी 3 साल बाद पैसा लेके आ रहा है, मैं तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था, तो लेकिन आदमी अपने आप ही ईमानदार बन के पैसा लेके आ रहा है, तो वास्तव में बहुत ईमानदार है ये। तो पैसा तो मिल गया आपको, पैसा तो मिल गया, लेकिन डिपार्टमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाएगा नहीं लगाएगा? तो डिपार्टमेंट ने टैक्स लगाने के लिए सेक्शन 25A का सहारा लिया है, कैपिटल A का, कि अगर एसएससी को अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी हो जाती है तो जिस साल की रिकवरी होगी उस साल ये टैक्सेबल होगा। जिस साल की रिकवरी होती है उस साल ये टैक्सेबल होगा, लेकिन 30% की डिडक्शन मिलने के बाद। अगर आपको 10,000 रुपए रिकवर हो रहा है तो पूरे 10,000 टैक्सेबल नहीं है, 7,000 ही टैक्सेबल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसा भी हो सकता है कि जिस मकान का किराया किराएदार लेके भगा हो वो मकान एसएससी ने बेच दिया हो और आज 2020-21 में वो उस मकान का ओनर ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और चार्जिंग सेक्शन ये कहता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तभी टैक्सेबल होगी जब आप उसके ओनर होंगे। तो सेक्शन 25 कैपिटल ए ये भी कहता है कि चाहे आप ओनर हैं या नहीं है, ये चीज तभी टैक्सेबल होगी, तब भी होगी। ये वाला चीज जो अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी है या एरियर ऑफ रेंट की, एरियर ऑफ रेंट अभी नहीं बताया मैंने, उसे छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, लेकिन दोनों ही चीजें यहां पर हैं, पढ़िए मेरे साथ। सेक्शन 25 कैपिटल ए प्रोवाइड दैट amount of rent received in arrear or amount of unrealized rent realized subsequently by the assessee shall be charged to income tax in the previous year in which such rent is received or realized whether the assessee is the owner of the property or not in that previous year. Moreover, assessee can claim 30% of the arrear of rent or the unrealized rent subsequently as deduction. ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई भी लो, कोई भी टैक्स पढ़ने का तभी फायदा है कि जब आप फ्यूचर में प्लानिंग कर पाए। कोई सा भी लो, कोई सा भी टैक्स अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है। अगर परफेक्ट होता तो हर साल अमेंडमेंट की जरूरत ना पड़ती गवर्नमेंट को। हमेशा लो के टूटने के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन आपको लो पढ़ना आना चाहिए और लो कैसे तोड़ा जाता है वो आना चाहिए।
बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाता है लो, ठीक है। ये जो वर्ड हैं, वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और नॉट, ये शुरुआत से नहीं थे। वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट, ये शुरुआत से नहीं थे। सेक्शन 25 ये तो बहुत समय से है कि अगर अनरिलायबल रेंट की रिकवरी होती है तो टैक्सेबल होगी, लेकिन एक एसएससी के केस में ऐसा ही हुआ था कि जिस प्रॉपर्टी का किराया रिकवर हो रहा है अनरिलायबल रेंट का, वो प्रॉपर्टी उसने बेच दी थी कुछ समय पहले, और आज पुराना किराएदार आपका पैसा लेके आपके पास वापस आता है। डिपार्टमेंट ने कहा टैक्स लगाएंगे, उसने अपना दिमाग लगाया कि टैक्स लगाने के लिए तो ओनर होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक सेक्शन में ये लिखने से कुछ नहीं होता है, ये समझिए लो को आप, और किसी भी लो की बात कर रहा हूं मैं, चाहे आप कंपनी एक्ट की बात करें, चाहे आप इनकम टैक्स की बात करें, चाहे आप जीएसटी की बात करें, एक सेक्शन लिख दिया आपने कि अनरिलायबल रेंट की रिकवरी टैक्सेबल होगी, खाली इससे कुछ नहीं होता। चार्जिंग सेक्शन की कंडीशन में क्या है, टैक्सेबल तो तब होगा जब वो ओनर होगा, अब ओनर है नहीं, तो अगर आपको एक्सेप्शन बनाना है तो स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। तो जिस केस में एसएससी जीत गया था उस समय तक ये वर्ड नहीं लिखे हुए थे, बाद में गवर्नमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ और गवर्नमेंट ने कहा कि वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट। और इस तरह की गलतियां अभी भी पूरे लॉ में, पूरे टैक्स में भरी पड़ी हैं। आप अपना माइंड लगाइए और पैसा कमाइए, उम्मीद भी नहीं कर सकते कि लोग की टैक्स प्लानिंग में कितना जबरदस्त पैसा है, कितना जबरदस्त पैसा है। यहां पे कोई फीस नहीं होती, 1000, 2000, 5000 रुपए की फीस। वोडाफोन का एक केस था जिसमें प्रणब मुखर्जी माननीय मिनिस्टर थे, 14,000 करोड़ का टैक्स, 14,000 करोड़। सोचिए कितना होता है, सोचने में भी आपके पसीने छूट जाएंगे कि 14,000 करोड़ का जो टैक्स है, ठीक है ना, वो उसने टैक्स प्लानिंग से बचाया था। जो हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट ने आदेश सुना दिया था कि वोडाफोन को ये टैक्स देना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बात थी, सुप्रीम कोर्ट में वकील किए गए हरीश साल्वे, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग वकालत करना चाहते हैं या लॉ वगैरह में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए भगवान के समान है। इंडिया के नंबर 1 वकील हैं और हरीश साल्वे इनकम टैक्स के वकील हैं। कुछ और बातें बता रहा हूं मैं उनके बारे में तो आपको पता लग जाएगा। अभी खैर उन्होंने 3री-4थी शादी करी है 65 साल की उम्र में। तो देखिए जो होता क्या है कि जो अमीर आदमी है, अरबपति खरबपति आदमी है, सब जायज है उसके लिए। ये तो खैर एक निगेटिव पहलू हो गया उनका। पॉजिटिव पहलू मैंने बता ही दिया है कि इनकम टैक्स के सबसे बड़े वकील हैं। उनके केबिन में आप घुसेंगे अगर टाइम लेके, तो केबिन में घुसने के और सीट पर बैठने के भी 5-7 सेकंड लग ही जाते होंगे। हर सेकंड का 1 लाख रुपए कीमत है। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे केस और भी होते हैं। एक जो चर्चित केस है कुलभूषण यादव है जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, इंटरनेशनल कोर्ट में केस लड़ा था। तो यानी कितने सम्मान की बात है कि गवर्नमेंट को कोई और बंदा नहीं मिला, हरीश साल्वे ही मिले और 1 रुपए उन्होंने फीस ली थी बस। देश प्रेम, पैसों की तो कोई सीमा ही नहीं है ना उनके पास, क्या करेंगे इतने पैसों का, कोई मतलब पता ही नहीं उनके पास कितना पैसा है। तो 1 रुपए फीस ली थी। कुलभूषण जाधव का केस उन्होंने जीता भी। सलमान खान की जो हिट एंड रन केस में जमानत हुई थी, एक जमानत के जो भी 2-4 मिनट की हियरिंग करनी होगी, 50 करोड़ रुपए उन्होंने लिए थे। इससे पता लग रहा है, पता आपको मैं क्यों बता रहा हूं इतनी सारी चीजें, कि लो सारा एक जैसा है, कंटेंट अलग अलग। मैं वही उसी के ऊपर आ रहा हूं बेटा, उसी के ऊपर आ रहा हूं। कहने के लिए इनकम टैक्स के वकील हैं, लेकिन इनकम टैक्स के वकील होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल कोर्ट की पैरवी नहीं कर सकते। आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे कौन सी बात उठानी है जिसकी लॉ में अहमियत है, जिसकी लॉ में अहमियत है। कुलभूषण जाधव कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड थोड़ी है मामला आपका,
ये तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों से रिलेटेड मामला है। लेकिन जिसे लॉ की समझ होती है, अगर आप में समझ विकसित है तो आपको फिर कोई सा भी लॉ डराएगा नहीं। अभी क्या होता है, हमें लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। हम कंपनी लॉ को अलग समझते हैं, हम जीएल को अलग समझते हैं, इनकम टैक्स को अलग समझते हैं, जीएसटी को अलग समझते हैं। लॉ की अगर समझ विकसित हो जाती है तो कंटेंट अलग अलग है बस आपका, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कि हमें लोग पढ़ना कैसे है, किन पर ध्यान देना है, किन पर ध्यान नहीं देना, क्या चीज रेलेवेंट है, क्या चीज इररिलेवेंट है, कैसे हम अपना माइंड अप्लाई करके हम प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो सारी हो जाती हैं फिर अगर आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक बार। तो जितना भी लॉ आज आप पढ़ रहे हैं, 1961 में बन चुका था, तो 40 साल, 20 साल, 60 साल हो गए हैं। हर साल टूटा है लॉ और तब जाके इतना इकट्ठा हो गया, और आगे भी टूटेगा, बस तोड़ने वाला चाहिए। जो तोड़ सकता है लॉ को, अब मैं खैर बात कर रहा था 14,000 करोड़ का वोडाफोन का केस था, फिर हम किसी और चीज में बह गए थे। तो 14,000 करोड़ का केस था, वोडाफोन आखिरकार थक हार के हर साल में के पार गई, 14,000 करोड़ का डेट। अब आपको क्या लगता है फीस लेगा वो? परसेंटेज होती है इन चीजों में, 25% मुझे चाहिए। उन्हें पता है कि मैं बचा लूंगा, उन्हें पता है कि मैं बचा लूंगा, मेरे में इतना दिमाग है, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं तोड़ दूंगा इस चीज को भी। और यकीन नहीं होगा, उसने बचा भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन जीत कर आया था 14,000 करोड़। अब गवर्नमेंट इतनी पागल हो गई थी कि प्रणब मुखर्जी ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ को चेंज करा। उनकी फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी किरकिरी हुई, फिर उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी भी गंवानी पड़ी, ठीक है ना। प्रेसिडेंट सम्मान देने के लिए प्रेसिडेंट बनाया बस। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतनी किरकिरी हुई कि आप अगर एक केस हार गए तो क्या आप जोर जबरदस्ती पर आओगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ चेंज करोगे? ऐसे तो कोई बाहर का आदमी आएगा ही नहीं। अरे आप अपने कानून को मजबूत बनाओ ना। ऐसा थोड़ी है कि आज आप केस हार गए तो आप कह रहे हो जो कुछ भी हार गए हम, लेकिन हम तो ये करेंगे। जोर जबरदस्ती पर आ गए आप, तो जोर जबरदस्ती पर आने की वजह से प्रणब मुखर्जी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, और कांग्रेस को सम्मान देना था, तो आखिरकार उन्हें फिर प्रेसिडेंट बनाया गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर देखा जाए इसे। अब आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मुझे क्वेश्चन के लिए फिर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पर है बताओ बच्चों, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पर है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पर है? नहीं आइडिया है कौन से पेज नंबर पर है? मैं डायरेक्ट देखता हूं 25 पर भी नहीं है। ये आ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 ये आ गया। अब आपको समझ में आएंगी 3 लाइनें। अगर थ्योरी आपको याद है तो एक एक चीज समझ में आएगी। ये तो दो ऊपर की जो प्रॉपर्टी थी लॉस एंजल्स की थी, चेन्नई की थी, वो तो बात खत्म हो गई। सी हैड ए हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर विच वाज सोल्ड इन मार्च 2017। उसके बाद एक हाउस प्रॉपर्टी बेंगलोर में थी जो कि मार्च 2017 में बेच भी दी गई। इन रेस्पेक्ट टू दिस हाउस शी रिसीव्ड एरियर ऑफ रेंट 60,000 इन मार्च 2021। मैंने अभी आपको केवल अनरिलाइड रेंट का बताया, लेकिन जो चीज अनरिलाइड रेंट के लिए वही चीज एरियर ऑफ रेंट के लिए भी है, यानी 30% देने के बाद वो चीज टैक्सेबल होती है। इन मार्च 2021 दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर। तो क्या होना चाहिए इसका? 60,000 रुपए मेरे 30% माइनस करो और बाकी पे क्या लगा दो? टैक्स लगा दो। कुछ नहीं करना, आपकी ये दो इनकम आ गई 1,91,940 तक आपकी दो इनकम आ गई, नहीं आ गई? लॉस आ गया। अब आपको क्या करना है? इसमें ऐड करना है। एरियर ऑफ रेंट रिसीव 60,000 लेट डिडक्शन 30% 18,000 42,000। तो ये लॉस है, ये इनकम है, दोनों को प्लस माइनस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। जल्दी से बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं आया?
जो ट्रीटमेंट है अनरिलायड रेंट का और एरियर ऑफ रेंट का वो सेम है। सर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? वो मैं बताऊंगा अभी। अनरिलायड रेंट को तो पता ही है आपको, मुझे एरिया ऑफ रेंट बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ रेंट और अनरिलायड रेंट। ये आपने पूछ लिया, नहीं पूछते तो मैं तब भी बताता, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, कोई जरूरत ही नहीं उन्हें पूछने की। अरे आता तो जाएगा, एयर रेंट आएगा तो भी हम कर लेंगे अनरिलायड। लेकिन दिक्कत कब आती है, अगर क्वेश्चन घूम के आ जाए, वो नाम ना दे आपको एरिया ऑफ रेंट, वो सिचुएशन दे और आपको पहचानना पड़े कि क्या ये एरिया ऑफ रेंट की कैटेगरी में आता है नहीं आता। क्वेश्चन वो अच्छे होते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में इन्होंने म्युनिसिपल टैक्सेस नाम नहीं दिया, सिवरेज टैक्स दे दिया, प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया, म्युनिसिपल टैक्सेस नाम नहीं दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये म्युनिसिपल टैक्सेस के अंदर आते हैं। तो एरिया ऑफ रेंट क्या है, अनरिलायड रेंट क्या है, इसकी अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। ज्यादातर क्वेश्चन में तो नाम आ जाएगा, आपको नहीं भी पता तो भी आपका चलो क्वेश्चन हो गया, लेकिन नॉलेज कहां बढ़ रही है आपकी, या कोई जो क्वेश्चन फंसा हुआ होगा वो कहां हो पाएगा अगर आपको ये नहीं पता कि एरिया ऑफ रेंट क्या होता है। जैसे अनरिलाइज्ड रेंट है, तो जैसे कोई भी प्रीवियस ईयर में उसको रेंट नहीं मिला तो गवर्नमेंट उस पर कोई वर्किंग नहीं करती, मतलब जब भी रेंट रिसीव होगा अपकमिंग ईयर्स में, जब भी तभी होगा, जब रेंट रिसीव होगा तभी हम उसे टैक्सेबल करेंगे। देखिए एरियर ऑफ रेंट क्या है, जवाब आने स्टार्ट हो गए सर आउटस्टैंडिंग। सामने बैठे हुए बच्चों में से भी कोई बताए कि एरियर ऑफ रेंट क्या है, आपको क्या लगता है, गलत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ना है, ये तो मुझे बताना ही है आपको, लेकिन आप सोचें क्या है। मुझे आप जो गलत सोचते हैं उसे सही डायरेक्शन देनी है, मुझे पता है आप क्या सोचते हैं। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं वो भी क्या सोच रहे हैं, इसी का बोल रहे हैं रेंट विच इज ड्यू। इसी का बोल रहे हैं रेंट विच इज ड्यू। आगे की लाइन मैं बता देता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, रेंट विच इज ड्यू नॉट रिसीव्ड अर्लियर बट रिसीव्ड इन दिस ईयर, यानी कि 2019 का रेंट इस साल मिला तो इस साल के लिए वो एरिया ऑफ रेंट है, ऐसा शायद आप सोच रही हैं। मनीषा पुर कह रही हैं ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। हाँ, जो इसी का सोच रही हैं वही मनीषा सोच रही हैं, और जितने भी ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी पेन ड्राइव से क्लासेस का मजा ले रहे हैं, सभी बच्चे ये सोचते होंगे। जरूर अपने दिमाग पर जोर डालिए कि एरिया ऑफ रेंट क्या है, और सामने बैठे हुए बच्चे भी यही सोच रहे हैं कि रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मुझे इस सोच को ही सही करना है कि अगर कोई चीज फंस जाए आपके सामने तो किस तरीके से सोचना चाहिए कि आप अंदाजा लगा के सही जगह पर पहुंच जाएं। सबके सब गलत हैं, आप क्यों गलत हैं वो समझ लीजिए। आप 2020-21 की बात करें, चलिए एक किराएदार आपके घर में है या दुकान उसने किराए पे ले रखी है, किराया 2 लाख रुपए है, लेकिन इस बार उसने 1.5 लाख रुपए दिया। इस बार उसने 1.5 लाख रुपए दिया, 50,000 रुपए दिया नहीं लेकिन मारा भी नहीं। वो कह रहा है कि मैं अगले साल दे दूंगा। तो जो आप स्टेप 3 लेते हैं, जो अगले साल देंगे, मेरी बात सुन लो, जो आप स्टेप 3 लेंगे, 2 लाख साल का किराया है, मिला आपको 1.5 लाख रुपए है, 50,000 रुपए मरा नहीं है, ठीक है ना। ये मान लीजिए मरा होता तो वो फिर बैड डेट अनरिलायड रेंट हो जाता, मरा नहीं है। तो जब आप 2020-21 में ARR लेंगे तो कितना लेंगे, 1.5 लाख या 2 लाख? जल्दी जवाब दीजिए। 1.5 लाख ले लेंगे, वो जब मिल जाएगा तभी कर लेंगे, तभी अगर नेक्स्ट ईयर मिलेगा वो तभी। लो बनाओ मत, लो क्या है वो समझ, 2 लाख की लेंगे 2 लाख क्यों, बाद में लेगा थोड़ी ना। अनरिलाइज्ड रेंट को हाँ, लॉजिक से बताओ मुझे कि क्या लेंगे, वर्डिंग से बताओ। स्टेप 3 की वर्डिंग क्या है? एक्चुअल रेंट रिसीव। तो 1.5 लाख ही तो हाँ, तभी तो 1.5 लाख ही तो होगा सर, मतलब एक्चुअली तो होता है, जितना हमको मिला है वही तो होगा सर। अंधे बैरों की तरह काम मत करो सबके सब। अब आपको पता लगेगा लोग पढ़ी कैसे जाती है, कहां कहां गलती करते हो। वर्ड क्या है वहां पर, वर्ड क्या है, पूरा वर्ड चाहिए मुझे।
ARR एक्चुअल एंड रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो 1.5 लाख तो एक्चुअल एंड रिसीव्ड है, 50,000 रिसीवेबल है या नहीं है? अभी रिसीव का हुआ है। रिसीवेबल किसे कहते हैं? रिसीवेबल किसे कहते हैं? रिसीव नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। तो स्टेप थर्ड में कोई AR नहीं है, ARR है। और जब ARR है तो इट मींस स्टेप 3 में 2 लाख ही आएगा। और जब वो 2 लाख आएगा तो वो 2020-21 में जो 50,000 नहीं मिला था, अब 21-22 में मिल गया, तो क्या 21-22 में उसे एरिया ऑफ रेंट कहेंगे? 2 लाख पे तो तब टैक्स लगा दिया, अब फिर 50,000 रुपए पे लगाओगे क्या टैक्स? तो इट मींस जो आपके माइंड में आया है वो गलत है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से पता था, क्वेश्चन पूछते वक्त भी पता था कि 10,000 बच्चों की भीड़ में भी मैं कहूंगा तो सबके सब गलत जवाब ही देंगे। मुझे आपकी नॉलेज पे भी कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी नॉलेज पे भी कॉन्फिडेंस है। किस तरीके से पढ़ने की आदत है अभी तक आपको? हमेशा कुछ भी चीज सोचें तो एक उसका थिंकिंग प्रोसेस सही होना जरूरी है कि हम गलती कहां कर रहे हैं, उसे क्रॉस चेकिंग भी करना जरूरी है। तो हमें काफी सिचुएशन में अपनी गलती का पता लग जाएगा। हम कहते हैं कि जो एक्चुअल एंड रिसीव नहीं हुआ अब रिसीव हो रहा है, तो आप सोचते थोड़ा सा कि जो एक्चुअल एंड रिसीव नहीं हुआ, तो क्या जिस साल का रिसीव नहीं हुआ क्या उस साल टैक्स नहीं लगता इसके ऊपर? क्योंकि वहां पर वर्ड है ARR, बैड डेट नहीं है। बैड डेट होता तो अंडरलाइन रेंट हो जाता, वो तो बात ही अलग है। तो इसका मतलब है कि एरियर ऑफ रेंट ये तो है नहीं, तो फिर क्या है? क्योंकि एरियर ऑफ रेंट की एरियर ये जो वर्ड है ये 2 जगह परेशान करेगा, एक तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, एक सैलरी में। और दोनों जगह कॉन्सेप्ट सेम है कि एरियर, वहां पे एरियर ऑफ सैलरी आएगा, यहां एरियर ऑफ रेंट आ रहा है, तो दोनों जगह जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। क्या है कि जब रेंट का इंक्रीमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हो, माना किराएदार का किराया 2 लाख रुपए है, पिछले 10 साल से चल रहा है, मकान मालिक कह रहा है बढ़ाओ बढ़ाओ, किराएदार ने कहा नहीं बढ़ाता, मकान मालिक ने कहा खाली करो, ना खाली करता। जो होता है देख लो, पुराने किराएदार जो होते हैं ऐसे करते हैं। कोर्ट में केस चला गया, 2015 से केस लगा हुआ है, 2020-21 में जजमेंट आ गया, कोर्ट ने मकान मालिक के फेवर में जजमेंट दे दिया कि 2015 से ही 20-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा किराया और देना पड़ेगा। 2-2 लाख रुपए तो मिल ही रहा है साल का, लेकिन मकान मालिक 2,20,000 रुपए के लिए लड़ रहा था। तो आज कोर्ट ने मकान मालिक के फेवर में जजमेंट दे दी 5 साल बाद। तो जो पुराना 5 साल का किराया है वो इकट्ठा मिलेगा नहीं मिलेगा? इसे कहते हैं एरियर ऑफ रेंट, जो कि अर्लियर कभी टैक्सेबल ही नहीं हुआ, क्योंकि आप तो 2-2 लाख रुपए पे कर रहे थे। आपको तो पता ही नहीं था ना कि 5 साल बाद, ऐसा थोड़ी कि मकान मालिक ने कहा तो वो किराएदार मान ही लेगा। तुम ही तो कह रहे हो, अब पता नहीं जजमेंट फेवर में आएगा या अगेंस्ट में आएगा। तो कभी भी 2 लाख रुपए से ऊपर तो किराए पर टैक्स लगा ही नहीं होगा ना। आज जजमेंट आ गया तो इसे कह देते हैं एरियर ऑफ रेंट। समझ आ गई बात? सभी बच्चे बताइए कि समझ में आ गई या नहीं आई है? आ गई। कॉन्सेप्ट देखिए, 1 घंटा हो गया होगा, पहले क्वेश्चन कराया होगा, आधा घंटा तो मेरे ख्याल से सेक्शन 25A में ही हो गया होगा आपका। 4 लाइनें हैं, जबकि 4 लाइनें पढ़ने में शायद 4 मिनट भी नहीं लगते। और अभी भी इतना बोलने के लिए है इसमें कि एक दिन और पूरी क्लास हो सकती है, लेकिन इतना तो बोलूंगा ही मैं जितना आपके लिए परम आवश्यक है। मुझे कोई एकदम आपको वकील तो बनाना नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बोलूं, लेकिन उतना तो जरूर बोलना है मुझे जितना आपके लिए अपने एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है। एक क्वेश्चन और इसी के ऊपर, माना कि आपका जो प्रीवियस ईयर है 2020-21 है, ये तो मानने वाली बात नहीं है ही नहीं, है तो है ही है। कोर्ट का जो डिसीजन है वो आया है
31 अक्टूबर 2020 को कि 20 हजार रुपए जो किराया है वो बढ़ा के दो। समझ आ गई बात? तो हम 5 साल का कैलकुलेट करेंगे, जितना भी होगा 20 हजार रुपए साल का अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है 1 लाख रुपए हो गया। ये 31 अक्टूबर 2020 को वर्डिक्ट आया, डिसीजन आया, इसे क्या कहेंगे? मतलब ड्यू तो हो गया ना। ड्यू का मतलब क्या है? अब आप मांगना स्टार्ट कर सकते हो। अब आपके पास एक डिसीजन है, मकान मालिक के पास एक निर्णय है, राइट है, ड्यू हो गया ना, उसी दिन से ड्यू हो गया ना जिस दिन डिसीजन आया। बट पेड ऑन 5 मई 2021, बट पेड ऑन 5 मई 2021। ये तो 20 हजार रुपए पर एनम है। अब 5 साल का मैं बात कर रहा हूं तो यानी कि पूरा 1 लाख रुपए हो गया। 1 लाख रुपए पर टैक्स कौन से ईयर में लगाओगे? 20-21 प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं मैं, असेसमेंट ही अपने आप ही निकाल लेंगे। 20-21 में लगेगा, 21-22 में लगेगा। प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, असेसमेंट ईयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सभी बच्चे जवाब दीजिए। सर मिला तो 21 में है ना, लेकिन लॉजिक मत लगाना, कॉन्सेप्ट लगाना। लॉजिक को कॉन्सेप्ट में अंतर होता है, और अभी तक लॉजिक को कॉन्सेप्ट को आप एक ही बात मान के चलते हो, ये भी मुझे पता है। जैसे सिंपल लॉजिक जी को अभी बता दूंगा, इस पे भी भाषण दे दूंगा कि लॉजिक को कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है। कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। कॉन्सेप्चुअली स्टडी पढ़ने की आदत डालिए। 20-21 में टैक्सेबल होगा, 21-22 में। सर 2020 जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं सभी को साफ सूंघ गया क्या? किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है? जो भी जवाब भेजें, मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं कि किस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। असेसमेंट ईयर तो हम 1 साल आगे का अपने आप कर ही लेते हैं, और विद लॉजिक चाहिए मुझे जवाब। 20-21 में होगा तो क्यों होगा, 21-22 में होगा तो क्यों होगा? सभी के सर 20-21 में होगा, क्योंकि ड्यू तो तभी हो गया था ना 20 में। सर जो अक्टूबर में डिसीजन आया है कि जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। कौन से पेज पे थ्योरी थी इसकी? कौन से पेज पे थ्योरी थी देख लें एक बार। कौन से पेज पर थ्योरी थी देखिएगा। क्यों नंबर नहीं आते हैं बच्चों के थ्योरी पेपर में? ये भी बेसिकली एक थ्योरी पेपर है। आप चाहे कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिखा कुछ है, दिखता कुछ है, पढ़ते कुछ हो रहे हैं, और फिर पेपर में कुछ उतार के आते हैं। हमें लगता है हमने सही कर दिया। चश्मा लगा के सेक्शन 25 प्रोवाइड दैट अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एरियर और द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड subsequently by necessity shall be charged to income tax in the previous year in which such rent is received or realized। ये एक कीवर्ड है, और अगर आपको अच्छी तरह से नहीं पता, आप पेपर में कुछ का कुछ लिख के आओगे और उम्मीद करोगे कि वो नंबर दे दें और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बना दें। कोई सा भी लो बहुत सीरियस मैटर होता है। आपको ये बाकी थियोरिटिकल सब्जेक्ट की तरह मजे ले लेके नहीं पढ़ सकते हो आप। आधा अधूरा सुना, और उस आधे अधूरे में भी उसका भी आधा याद रहेगा आपको। मैंने सही बोला था।
लॉजिक सारा का सारा यहां पर छुपा हुआ होता है, जो थ्योरी दी गई है आपको कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। थ्योरी में लिखा हुआ है कि ये जो टैक्सेबल होता है, रिकवरी ऑफ अनअराइज्ड रेंट या रिकवरी ऑफ एरियर रेंट, ये उस साल टैक्सेबल होती है जिस साल ये रिसीव होती है, ना कि जिस साल ये ड्यू होती है। अभी क्वेश्चन आपको फंसा देता, 20-21 यहां तो चलो लिखा हुआ है, एक ही बात है, 21-22 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको फंसाने पर आता तो दो चीज देता कि ड्यू साल हो गया, रिसीव इस साल हो गया। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, जब तक आप उसका सही आंसर नहीं दे पाओगे बच्चों। इस 4 लाइनों में कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट था ये समझ लीजिए आप, और आगे पूरी इनकम टैक्स ऐसी ही आनी है अगर पढ़ने पर आए तो। रटने पर आए, रटने का मतलब पैसे बर्बाद करने पर आए, ठीक है। कोई कुंभ का मेला थोड़ी है कि 12 महीने में आता है, 12 साल में आता है, हर 6 महीने में आता है। क्या हो गया, जून टू दिसंबर, दिसंबर टू जून नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे बहुत हैं। लड़कियों की सोच हो सकती है कि शादी हो जाएगी, लड़कों की सोच हो सकती है कि बिजनेस कर लेंगे। सर क्या चिंता कर रहे हो सर, आप अपनी चिंता करो, हमारी चिंता ना करो। तो बहुत सीरियसली लॉ के सब्जेक्ट को पढ़ना होता है आपको, एक एक वर्ड पर ध्यान देना होता है, और प्रैक्टिकल लाइफ इन सब चीजों से ही पटी पड़ी है। ये तो लॉ है। आप अगर एक कॉल सेंटर पर नौकरी भी करते हो और जब आपसे एड्रेस वेरिफिकेशन वो पूछती है, आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर दो तो वेरीफाई होता नहीं है। ये तो तब भी लो है, वहां पर भी एक एक वर्ड, एक एक कोमा पर ध्यान दिया जाता है। आप अगर किसी पासपोर्ट ऑफिस में लग जाओ, एम्प्लॉय बना दिया जाए वहां पर, और वहां पर आपको पासपोर्ट बनाने का काम हो, माने एक मनीषा का पासपोर्ट बन रहा है, अगर स्पेलिंग में एक क्या कहते हैं उसे अल्फाबेट का भी अंतर आ गया तो क्या वेरीफाई हो जाएगा? यानी कि एक एक डिजिट जिसे कहते हैं, ऐसा नहीं बस मनीषा के साथ चौधरी है नहीं है, रस्तोगी है नहीं है, फादर का नाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितनी मनीषा होंगी, कितनी मीनाक्षी होंगी। तो मैं केवल उदाहरण से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमें बहुत सावधानी बरतनी है, एक एक चीज पर ध्यान देना है। तो सभी बच्चों के समझ में आ गया सेक्शन 25A? सभी बच्चों के समझ में आ गया? अब फटाफट इसे कॉपी पर और लिखिए, कॉपी पर और लिखिए। कॉपी सर कितनी देर होगी और क्लास? 2 मिनट, 2 मिनट। सेक्शन 25 कैपिटल A, एरियर ऑफ रेंट and recovery of unrealized rent shall be taxable. Arrear of rent and recovery of another rent shall be taxable in the year in which it is received.
इट इज रिसीव्ड। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी कि रिसीव्ड इंपॉर्टेंट है। whether the SSE is the owner of that house property or not, whether the SSE is the owner of that house property or not. कैसे टैक्सेबल होगा? अमाउंट ऑफ एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट जो भी होगा लेस 30% डिडक्शन, लेस 30% डिडक्शन, तो ये आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ये आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ये आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए सभी बच्चे। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। आज एक नया सेक्शन हमने अपनी नॉलेज में जोड़ा है, अब वो सेक्शन है सेक्शन 25 कैपिटल ए। अब सिर्फ दो ही सेक्शन रह गए हैं, एक तो सेक्शन 26 बहुत सिंपल सा है, वो भी सेक्शन ओनरशिप का है, और एक सेक्शन 27 है डीम्ड ओनरशिप का है। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक तरीके का क्वेश्चन और कराना है कि अगर प्रॉपर्टी मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो उनका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई थिंक 2 क्लास मैक्सिमम और लगेंगी। आज मैं आपको यहीं तक छोड़ रहा हूं, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।